नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MPPSC IXC यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज आपसे डिस्कस करते हैं 2024 में PSC में पूछे गए यूनिट 10 के क्वेश्चंस। उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक MPPSC 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है हमारी टीम ने, जिसके लिए आपको 9429690112 में आपको हाई भेजना है। उसके पश्चात आपको पूरी इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10वीं यूनिट अर्थात मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। उसके विषय में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं, और हम इससे यह डिस्कस करने के बाद हमें यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आने वाली परीक्षा है हमारी 2025 की MPPSC की प्रीलिम्स, उसे हम देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो भिम्मा जनजाति यह उतनी ज़्यादा फेमस जनजाति नहीं है, यह बहुत सीमित एरिया में पाई जाती है, इसकी जनसंख्या भी बहुत कम है, पर आयोग ने पूछा है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के मंडला एवं डिंडोरी जिलों में पाए जाते हैं। इसके 3-4 जिले ही हैं, मंडला, डिंडोरी और इसके आसपास के शहडोल वाले एरिया हैं जहां ये जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। इस जनजाति के लोग अपने आप को महाभारतकालीन भीम से संबंधित मानते हैं। ये जनजाति के लोग अपना निवास स्थान या रहने का स्थान खुद नहीं बनाते हैं, ये गोंड जनजाति के ऊपर निर्भर रहते हैं, गोंड जनजाति, और उन्हीं पर आश्रित भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। इनमें कुछ त्योहार हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये एक घुमंतू जनजाति है और इनको नाच गाना पसंद है और ये घूमते फिरते रहते हैं। इनके प्रमुख पर्व हैं हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा और दिवाली। अपने जैसे नॉर्मल त्योहार है वैसे इनके भी हैं। इनका कोई स्थायी आवास नहीं होता। ये गोंड जनजाति इनकी प्रमुख आश्रयदाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, मांडवारा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जो मांडवारा त्योहार मनाया जाता है, तो ये कुछ जनजातियां हैं 4, तो इनमें से ऑप्शन में चेक करना है किस जनजाति के द्वारा मांडवारा त्योहार मनाया जाता है। तो ये त्योहार गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो वैसे पूरे मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, लेकिन गोंड जनजाति का जो मुख्य रीजन है सबसे ज्यादा ये दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एरिया में पाई जाती है गोंड जनजाति। वैसे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भारत में पहले नंबर पर है गोंड जनजाति, और मध्य प्रदेश में MP में गोंड जनजाति दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर भील जनजाति है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की है, दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है। भारत में पहले नंबर पर गोंड जनजाति है जनसंख्या वाइज। इसके कुछ अन्य फैक्ट हैं गोंड जनजाति के। इनके प्रमुख त्योहार हैं बिंदरी पूजा, हरेली, नवाखानी, लारूकाज, दशहरा, नाग पंचमी, पोला, मेघनाथ पूजा। मेघनाथ पूजा भी इनकी प्रमुख पूजा या त्योहार है या पर्व है। ये दक्षिण पूर्वी नर्मदा घाटी में पाए जाते हैं, प्रमुख जिले हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति में कार्य के आधार पर कुछ प्रमुख जातियां हैं, जैसे है अंगरिया, ये लोहे का काम करते हैं। वहीं दूसरी है प्रधान, ये पूजा पाठ का काम करते हैं। तीसरी है ओझा, प्रधान पूजा पाठ का काम करवाते हैं, जबकि ओझा जो है वो तांत्रिक का काम करते हैं। वहीं कोयला भुतूस जो है वो नाचने गाने वाले हैं, और सोलहास जो बढ़ई का काम करते हैं। वहीं कुछ इनमें से दूसरे भी हैं जो निवास स्थान के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो जब निवास स्थान के आधार पर इनको क्लासिफाई करते हैं तो राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड वो हैं जो जिनके पास अधिक संपत्ति है, धुरगोंड वो हैं जिनके पास कम संपत्ति है, और इनमें एक अगली जाति है मुरिया। इस प्रकार से गोंड जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व एरिया में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक प्रचलित यही लोग हैं और सर्वाधिक विकसित भी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, महानायक टंट्या मामा
किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम जब सिलेबस में पढ़ते हैं तो महानायक टंट्या मामा, वैसे टंट्या भील नाम से ही पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस एरिया में पाई जाती है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में पाई जाती है। और महानायक टंट्या भील का संबंध खंडवा से है। इनका जन्म 1840 में हुआ था, निमाड़ क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, तो निमाड़ क्षेत्र में। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार नेतृत्व किया। सामाजिक क्षेत्रों में जो उनका आक्रोश रहता था, कहने का मतलब कि जितना बर्बरता से अंग्रेज वहां के आम लोगों के साथ पेश आते थे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये खड़े थे और इन्होंने डटकर सामना किया। इनकी जो है समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर में बना हुआ है। 1840 खंडवा में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम तांतिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इनको तांतिया की जगह फिर टांट्या कर दिया, तो अंग्रेजों की वजह से इनका नाम टांट्या हो गया। इनका वास्तविक नाम तांतिया था। इन्हें भारत का रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी, इसलिए अब 4 दिसंबर को भील बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और भील बलिदान दिवस मनाने की घोषणा भी की गई है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई, इसमें पहले बता दिया गया है कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। रघुनाथ सिंह मंडलोई ये किस जनजाति से संबंधित हैं? तो रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति से संबंधित है, जो भील जनजाति से ही रिलेटेड है। यह भी पश्चिमी एरिया पे ही पाई जाती है। ये बड़वानी जिले से संबंधित हैं, बड़वानी। इनके एक साथी थे सीताराम कंवर, और ये सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, सीताराम कंवर, इन्होंने मिलकर के स्वतंत्रता सेनानी दोनों साथ में रहे और इन्होंने कई युद्ध, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। भील 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध निमाड़ क्षेत्र में आवाज उठाई। जो गरीब लोगों का या आम लोगों का वहां का अंग्रेज सरकार शोषण कर रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। नेतृत्व क्षेत्र इनका बड़वानी था। इनको विजयगढ़ के किले मेजर फिट में, मतलब विजयगढ़ के किले में मेजर फिटिंग ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें जेल हो गई थी वहां के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? सबसे पहले समझते हैं कि बादल भोई का संबंध कहां से है। तो बादल भोई का संबंध छिंदवाड़ा से है। इनका जन्म 1845 में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इनका जन्म 1845 में हुआ, तो 1857 की क्रांति में ये उतने एक्टिव नहीं थे, क्योंकि इनकी उम्र भी बहुत कम थी, मात्र 12-13 साल की, तो उसमें एक्टिव नहीं थे। इनका प्रमुख एक्टिवेशन जो था, या जो प्रमुख रूप से जो एक्टिव थे, ये 1900 से 1940 तक एक्टिव थे। 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी जब 1921 में मध्य प्रदेश में तीसरी बार, 1921 में तीसरी बार मध्य प्रदेश आते हैं महात्मा गांधी, तो बादल भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और वहां से कैसे क्रांति को आगे बढ़ाते हैं, कैसे साधारण और नॉर्मल तरीके से अपनी क्रांति को आगे बढ़ाते हैं, ये उनसे सीखा था इन्होंने। 1930 में जब जंगल सत्याग्रह चल रहा था मध्य प्रदेश में, उस समय भी इन्होंने छिंदवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्रों में जंगल के अंदर घुस करके जो जंगल के प्रोडक्ट थे, जो फसलें होती हैं, जो उनको निकाल करके ये बाहर लाए थे, तो इनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था और महाराष्ट्र की जेल में इनको कैद कर लिया था, या जेल हो गई थी महाराष्ट्र। अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इनके, जैसे इनको चांदा सेंट्रल जेल में, चांदा सेंट्रल जेल चंद्रपुर महाराष्ट्र में इनको भेज दिया गया था अरेस्ट करने के बाद। 21 अगस्त 1930, डेट भी याद रखनी जा सकती है क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो कब अरेस्ट किया गया था? 21 अगस्त 1930 को इन्होंने छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर रामकोना नामक स्थान पर,
रामकोना नामक स्थान पर इन्हें जंगल सत्याग्रह का कानून का उल्लंघन किया था, जहां इनने वहां से जंगल उत्पादों को बाहर निकाला था। इन्होंने एक बार 1923 में भी छिंदवाड़ा में कलेक्टर बंगले का घेराव किया था और सरकारी खजाना लूटा था। 1923 में छिंदवाड़ा कलेक्टर खजाना को लूटा था। महात्मा गांधी से ये तीसरी बार 1921 में 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी आए थे। तो 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी तीसरी बार मध्य प्रदेश आए थे, तब ये उनसे मिले थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसमें स्पेसिफिक किया है महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, किस सेक्टर में? तो आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए। तो आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किया जाता है, जो 1996-97 में से दिया जा रहा है महिलाओं को। वहीं राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो है यह सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है। क्राइटेरिया सब कुछ यही है, महिलाओं की जगह सिर्फ पुरुषों को प्रदान किया जाता है। बाकी आदिवासी लोक कला व पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुषों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। वहीं महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला है देवी अहिल्या सम्मान। कबीर सम्मान जो है वह कविताओं के लिए प्रदान किया जाता है। कबीर सम्मान कविताओं के लिए। और जो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान है यह किसी भी कलाकार के समग्र प्रदर्शन के लिए, वो कितने क्षेत्रों में और कितना प्रदर्शन कर रहा है उसके आधार पर राज्य स्तरीय शिखर सम्मान प्रदान किया जाता है। कुछ अन्य फैक्ट है, जैसे कबीर सम्मान कविता के क्षेत्र में दिए जाने वाला शासकीय सम्मान है। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान कला, साहित्य, नृत्य, नाटक, शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, दुर्लभ वाद वंदन, जनजाति एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में यह सम्मान किसी कलाकार या साहित्य के समग्र रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 3 वर्ष में 2 बार प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? आदिवासी जनजाति और महिलाओं का। वैसे जो ये बिरहा है किस एरिया का है? यह मध्य प्रदेश के पूर्वी एरिया, बघेलखंड वाले एरिया का है, वहां का है। इसे गोंड जनजाति के द्वारा गाया जाता है। यह वहां का लोकगीत है, मतलब बघेलखंड की गोंड जनजाति द्वारा। वैसे ये जो बिरहा गायन है यह यादव मतलब अहीर के द्वारा गाया जाता है मुख्य रूप से। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। यह भोजपुरी लोक शैली से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में प्रचलित है। अहीर के अलावा यह गोंड और बैगा, अपने क्वेश्चन में बैगा ऑप्शन में नहीं था, यह बैगा के द्वारा भी मनाया जाता है। उनकी महिलाओं का लोकप्रिय गायक है। इसके जनक जो हैं बिहारी यादव को माना जाता है। यह परंपरा विवाह और दिवाली के मौके पर देखी जाती है। इसे महिलाओं का भी बताया गया है ना, मतलब कि महिलाओं का प्रमुख त्योहार यह गाना है। इसे लड़की के विरह का वर्णन होता है और इसे ऊंची टेर लगाकर प्रश्न पूछने के अंदाज में गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। वैसे क्वेश्चन में होना चाहिए कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है जो हम पहले देख चुके हैं। यह लोक कलाओं के संबंध में महिलाओं को प्रदान किया जाता है और बाकी सभी सम्मान, ये तीनों सम्मान इस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। बाकी इसके तीनों उत्तर सही हैं, सिर्फ डी आंसर इसका गलत है। ये राष्ट्रीय मतलब रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान, जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान, एक यह भी है जो जनजातीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना बहुत सारे लोगों के नाम से चल रही है, पर जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें टांट्या भील आर्थिक स्वरोजगार योजना है और बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है। इन दोनों के नाम से स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष क्या है? अब वन्या क्या है? जो जनजातीय हैं उन जनजातियों के संस्कृति और कलाओं को मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए, या जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों की कलाओं को, संस्कृतियों को सबके सामने प्रस्तुत करना, सबके सामने तक लाना, उनको सबसे परिचित करवाना, यह वन्या का काम है, उस का काम है और वही इस काम को आगे बढ़ा रही है। प्रमुख आदिवासी कलाकार जो हैं इसी वन्या के कारण आगे निकल कर आए हैं और अपनी कलाओं को सामने दिखा रहे हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। जैसे आदिवासी कल्याण विभाग के तहत संस्कृति भव्यता के प्रचार के और संरक्षण के लिए की गई है। यह अपनी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है, नाटक, नौटंकी और भी कई तरह के का आयोजन करती है, जिसके कारण यह वहाँ की संस्कृति को दूर दूर तक ले जाती है। यह आधुनिक मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से भी आदिवासी परंपराओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देती है। आदिवासी कलाकारों को बाहर की दुनिया से परिचित करवाती है। इनके प्रमुख आदिवासी कलाकार भी हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।